और अब ये सीट इतनी दिलचस्प हो गई है कि मुगल रोड खुली है या बंद है, उस पर तनाज़ा चलता है। इससे पहले इलेक्शन आवाम से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ा जाता था, लेकिन इस बार मुद्दे सियासी जमातों के मुताबिक तो काफ़ी बड़े पैमाने के हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से ज़्यादातर मुद्दे तो एक आम शख्स की ज़िंदगी के साथ जुड़े तक भी नहीं हैं। अगर तो 370 और स्टेटहुड रिस्टोरेशन के मुद्दों पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा तो यकीनन कल जो भी MP जीतेगा वो यही कहेगा कि मैंने तो अवामी मसाइल से जुड़े हुए मुद्दों पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा। कि सियासी जनसभाओं में भी ये कहा जा रहा है आप वोट हमें मत दीजिए, आप वोट मियाँ साहब को दीजिए। फिर फ़र्क क्या है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने नाम का वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मांग रही? कुछ एक लोगों को ये शक भी है कि जो बीजेपी ने यहाँ मैदान में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो कहीं पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही कोई बात ना हुई हो, क्योंकि मुल्क भर में पार्लिमानी इंतखाबात के इस पूरे अमल के बीच जो जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जो कि पहले रियासत हुआ करती थी, यहाँ सबसे दिलचस्प मुकाबला पहले दिन से ही अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह यही है कि ये सीट नए सिरे से बनाई गई थी और इस सीट में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जम्मू सूबे का है और दूसरा हिस्सा कश्मीर वादी का। पहले दिन से सियासी मुकाबला रहा, फिर चीज़ें बदलती रही और अब ये सीट इतनी दिलचस्प हो गई है कि मुगल रोड खुली है या बंद है, उस पर तनाज़ा चलता है। और एकाएक कुछ एक ऐसी सियासी जमातों की तरफ से चिट्ठियाँ लिख दी गई कि यहाँ इलेक्शंस को, इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाए। जो हैरान कुन ये बात है कि उनमें से कुछ एक सियासी जमातें तो मैदान में ही नहीं हैं। इस सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये दावा पेश किया जा रहा है कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर इनकी जीत तय है। और दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक अपना दावा है कि ये तो स्वीप कर रहे हैं। बहरहाल इन सब बातों के बीच हमारे साथ शफकत मीर जी हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं, और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मत्ती मीर भी हैं। लेकिन इस बार जो इन इलेक्शंस में सबसे हैरान कुन बात यह है कि जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इससे पहले इलेक्शन आवाम से जुड़े हुए मुद्दों पे लड़ा जाता था, लेकिन इस बार मुद्दे सियासी जमातों के मुताबिक तो काफ़ी बड़े पैमाने के हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से ज़्यादातर मुद्दे तो एक आम शख्स की ज़िंदगी के साथ जुड़े तक भी नहीं हैं। कल महबूबा मुफ्ती मैडम की तरफ से भी ये कहा गया कि सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर इलेक्शन तो लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार ये मुद्दे हैं ही नहीं। इस बार मुद्दे आर्टिकल 370 हो, स्टेटहुड रिस्टोरेशन हो, इस तरह की बातें हैं। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि जीत जिसकी भी होगी तो फिर उन मुद्दों का क्या होगा जो एक आम नौजवान, एक आम शख्स, एक आम शहरी के साथ जुड़े हुए हैं। कौन बेरोज़गारी की बात करेगा, कौन महंगाई की बात करेगा, कौन तरक्की ना होने की बात करेगा। अगर तो 370 और स्टेटहुड रिस्टोरेशन के मुद्दों पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा तो यकीनन कल जो भी MP जीतेगा वो यही कहेगा कि मैंने तो अवामी मसाइल से जुड़े हुए मुद्दों पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा। बहरहाल वो चीज़ें तो वक्त बताएगी कौन जीतेगा और वो किस मुद्दों की सियासत पे उतरेगा और फिर किस तरह के काम होंगे। फिलहाल इलेक्शंस की बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन लीडर से। शफकत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इलेक्शन शुरू होने से पहले आप भी कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में अलग अलग तरह से ये कहते थे कि लोग दुखी हैं, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से भी लोग दुखी हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही आप भी 370 और ऐसे बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। फिर आप जैसा अगर एक ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर भी लोगों के मसलों की बात नहीं करेगा तो फिर लोग जाएंगे किसके पास? अगर कल कोई भी MP बनेगा, आखिर बुनियादी मसाइल तो लोगों को हल चाहिए, तभी बड़े लेवल की बात हो पाएगी। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि जो ग्राउंड लेवल की जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं कि उसके ऊपर हम कोई काम नहीं करना चाहते या हमारे कोई मुद्दे नहीं। देखिए, ये चीज़ें तमाम तब ही होंगी जब इस रियासत के अंदर असेंबली इलेक्शंस होंगे, यहाँ की अपनी गवर्नमेंट होगी, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, फिर जाके ये जो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये उस वक्त काम करेंगे। उसके ऊपर उस वक्त काम करने की ज़रूरत है। हमारा आज की वक्त जो बात है इस पार्लियामेंट इलेक्शन को लेके कि असेंबली इलेक्शन इस रियासत के अंदर हो जाएं, ताकि वो जो मुद्दे आप गिना रहे हैं उस पर काम किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस में ये सारे मामला जो हैं पूरी तरह से आप नहीं होते, क्योंकि हमारी रियासत वाहिद एक रियासत है जम्मू हिंदुस्तान के अंदर जिसको एक ठेस पहुंची है, जहाँ के रियासत के लोगों को ठेस पहुंची है। इस रियासत के लोगों के इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला गया है। तो आज इन लोगों को ये मौका मिला है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि सेंटर को जवाब दिया जाए। 370 तोड़ के उन्होंने हमारी इज़्ज़त के नफ्स के साथ खेला
और फिर इस रियासत के 2 टुकड़े कर दिए गए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी इज़्ज़त की बात होती है। आप थोड़ा सा कुछ दे के बहुत सारा हमसे छीन लें तो हम उस थोड़े में खुश कैसे हो सकते हैं? हमें वो सारा कुछ दोबारा वापस चाहिए। हमारे इज़्ज़त के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है, हमारी फ़ाइट, पार्लियामेंट फ़ाइट जो है, इस इलेक्शन की फ़ाइट, ये उसी के पे ऊपर है। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड मिल जाए और इस रियासत के इलेक्शन हो, ताकि बहुत सारे मामला जो बिजली, पानी, सड़क, बेरोज़गारी के हैं, वो फ़ौरन हल किए जाएँ। तो आज का हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि 370 और स्टेटहुड वापस, ये जो यूटी कर दिया गया है, इसको स्टेटहुड में, फुल स्टेटहुड में तब्दील किया जाए। आप लोगों से वोट मांग रहे हैं बीजेपी वोट मांगती है, तो बीजेपी के लीडर आज भी जलसों में ये कहते हैं आप वोट हमें मत दीजिए, आप वोट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दीजिए। आपकी सियासी जनसभाओं में भी ये कहा जा रहा है आप वोट हमें मत दीजिए, आप वोट मियाँ साहब को दीजिए। फिर फ़र्क क्या है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने नाम का वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मांग रही? क्या वो एक बढ़िया तरीका है कि मियाँ साहब के नाम का वोट मांगे, वो ज़्यादा मिलेगा, या फिर कुछ डर है कि अगर अपने नाम का वोट मांग लिए तो लोग वोट नहीं देंगे? क्यों अपनी कैंपेन पार्टी नहीं कर रही, हर जगह मियाँ साहब के नाम को ही आगे क्यों रखा जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में हमने जहाँ भी हम हर रोज़ दिन में 2 या 3 मीटिंग्स हो रही है और वहाँ हम बिल्कुल वोट जो मांग रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे मांग रहे हैं। हाँ, मियाँ साहब का एक असर है रजौरी पुंछ के अंदर, उनके मुरीद भी हैं, उनका अपना एक असर है, उनकी अपनी एक इमेज है, तो लोग उनको पसंद करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे बेहतरीन कैंडिडेट यहाँ जो हैं वो मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पार्टी होनी चाहिए, दूसरा कैंडिडेट भी होना चाहिए। इसलिए हम पार्टी और कैंडिडेट दोनों की बात कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, उमर साहब, फारूक साहब और मियाँ अल्ताफ़ साहब की बात करते हैं। एक चीज़, कुछ एक लोगों को ये शक भी है कि जो बीजेपी ने यहाँ मैदान में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो कहीं पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही कोई बात ना हुई हो, क्योंकि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। और जम्मू सीट से, जम्मू शहर में खासकर और जो गिरदोनवा के कुछ इलाके, वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन ना के बराबर थी बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस के हक में। कहीं पर्दे के पीछे कुछ और कहानी तो नहीं है? या अगर कुछ लोगों को इस चीज़ का शक है, आप उसको कैसे साफ करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे उमर साहब हों, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, जम्मू के अंदर भी कैंपेन हुई और उधमपुर के अंदर, डोडा किश्तवाड़ के अंदर रोड शो किए गए हैं। और फिर जो स्टेट प्रेसिडेंट है वकार रसूल साहब कांग्रेस के, वो श्रीनगर आते हैं और फारूक साहब उनके दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आज राजौरी के अंदर भी देख लें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुले तौर पे कैंपेन कर रही है और कैंपेन में ज़्यादातर टारगेट जो है हम बीजेपी को कर रहे हैं कि इस रियासत को उन्होंने तबाह किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी के साथ जो लोग मिले हुए हैं, वो तो आपके स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं उन्होंने बता दिया, अगर हमारा निशान यहाँ नहीं हुआ तो बैट और बल्ला चलेगा। वो तो क्लियर कट, वो अपना जो वोट है वो सारा बैट और बल्ले की तरफ ले जा रहे हैं। उससे पहले बीजेपी के ही लीडर जो हैं मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने ये कहा था कि जो हम सारे वोट जो हैं पीडीपी को करेंगे। जब इनकी लीडरशिप बैट बल्ला और पीडीपी की बात कर रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई है? कैंपेन किस तरह से चल रही है? अगर तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पहाड़ी वोट मिलना शुरू हुआ है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि मुश्ताक बुखारी साहब ने भी कहा, फिर मुर्तज़ा खान ने भी ये एक स्टेटमेंट दी है, जो कि एक फ़िलहाल गद्दावर पहाड़ी लीडर है, कि हम पीडीपी को वोट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेंगे। फिर तो इसका मतलब पहाड़ी वोट खिसकेगा। पहाड़ी वोट को किस तरह पकड़ा जाएगा? मैं ये अर्ज़ करूं कि अगर ये बीजेपी की जो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी वोट, जैसे मुश्ताक बुखारी साहब ने कहा कि वो बीजेपी के जाएगा, तो फिर अपना कैंडिडेट खड़ा करते ना। अगर इनके कहने पे पहाड़ी वोट कहीं टर्न हो सकता है तो ये खुद अपना कैंडिडेट खड़ा करे ना बीजेपी, तो उसको दिलवाए ना। बात ये है कि ये तमाम जमातें जो हैं, ये 3-4 ABCD ये जो जमातें हैं, ये सारी की सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो रिमोट कंट्रोल इनका बीजेपी के पास है। बीजेपी ये चाहती है कि वैली के अंदर जो 3 सीटों पे जो रजौरी पुंछ की भी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को डैमेज किया जाए, ये सीटें ना निकालें। ये आज की डेट में ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि, और दूसरा आपने ये कहा कि पहाड़ी वोट उधर ना जाए। मैं आपको ये बात कहूँ, पहाड़ी वोट, गुजर बकरवाल वोट जितना भी है, मेजॉरिटी में ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। जिस तरह से कैंपेन हो रही है आप देखें,
और किस जमात की कैंपेन राजौरी पुंछ के आप अंदर देखते हैं। राजौरी की ही बात करें, आप कहाँ नज़र आ रही है आपको पीडीपी, कहाँ नज़र आ रही है आपको अपनी पार्टी। जहाँ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोग्राम किए वहाँ ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, इनके प्रोग्राम हो ही नहीं रहे। वहाँ कोई एक रोड शो, एक प्रोग्राम, कहीं झंडियाँ इनकी बता दें कहीं, या कहीं इनकी मीटिंग्स बता दें हो रही हैं, किसी सवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई नहीं हो रही, क्योंकि लोग इनको रिस्पांस नहीं दे रहे। मतलब आप ये उम्मीद को हैं कि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी? जी, हमें पूरी तरह से उम्मीद है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और बारी अक्सरियत से जीतेगी। शुक्रिया शफकत जी। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मत्ती मीर भी हैं। मत्ती जी से हम जानेंगे कि कैंपेन कैसी चल रही है, लेकिन उससे पहले सवाल ये रहेगा कि आप तो आवाम के मुद्दों की बात करते थे, बड़े एग्रेसिव नोट पे आप कहते थे जी नौजवान तंग हैं, नौकरियां नहीं हैं, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। इलेक्शंस में मुद्दों को कैसे बुलाने की कोशिश करेंगे? शुक्रिया सुमित जी, जैसा कि आप मेरी काफ़ी जितनी भी कंपेनिंग हैं उसकी आप वीडियो निकाल के देखें कि अगर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बात की है वो युवाओं की बात की है, महंगाई की बात की है, बेरोज़गारी की बात की है, इन सब चीज़ों की बात की है। हमने ये कभी नहीं है कि हमने अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन है तो हम अपने लोगों को नहीं भूलेंगे, जो लोगों की मुश्किलात है, जो लोगों की परेशानियां हैं, हम उसको नहीं भूलेंगे। हम बिल्कुल लोगों के साथ हैं, हम कभी नहीं भूल सकते फैक्स मशीन ख़राब होने से लेके 370 टूटने तक। उसके बाद जो 6 महीने जो बीजेपी के दफ्तर के बाद जो है वो उनको रोंदा गया, जिन्होंने अपना CRPF वालों ने जो प्रोटेस्ट किया था उनको रोंदा गया, जो युवा सड़कों पे हैं, जो डेली विजर हैं, जो जितने भी हैं उनको जो रोंदा गया, हम कभी नहीं भूलेंगे। हम युवाओं से लेके बेरोजगार से लेके एक बच्ची से लेके एक बूढ़े तक और हर युवाओं की बात करते हैं। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े भाई शफकत मीर साहब यहाँ पे बैठे हैं, आप इनकी भी रिकॉर्डिंग देख लो। कभी भी हमने बात की है, रोजगार की बात की है, महंगाई की बात की है, इन सब चीज़ों की बात की है। जो ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, आप मुझे आज बताएं। आज पेट्रोल लेने के लिए, आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आज पेट्रोल लेने के लिए अगर सुमित जाएगा तो उसको भी वही रेट मिलेगा, तो मती जाएगा वही रेट मिलेगा। आज आप तेल लेने, राशन लेने जाओगे तो वही रेट पे तुम्हें मिलेगा, वही रेट पे मुझे मिलेगा। आप कोई भी चीज़ खरीदने अगर एक हिंदू जाएगा उसी रेट पे उसी को मिलेगा, उसी रेट पे हमें मिलेगा। फिर ये हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? अगर आपको सस्ता मिलता हो तो अच्छी, अगर आपको सस्ता मिलता हो, हमें महंगा मिलता हो, तो फिर ही बात है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। ये हमें डिवाइड करना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, और इसमें ये नाकामयाब हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह नाकामयाब रहेंगे। कैंपेन कितनी अच्छी चल रही है? कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि लोगों का जो रुझान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है, हमारी तरफ है, और बढ़ चढ़ के लोग इस पे हिस्सा ले रहे हैं। आपने पूरे इलाका में हमने देखा होगा कि जैसे हमारी पूरी राजौरी की तंजीम और खासकर जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, वो उन्होंने जो है डोर टू डोर जाके कैंपेन से लेके जो है ब्लॉक लेवल पर तक जो कैंपेन किया। आपने देखा होगा कि हमारे जलसों में, हमारी कैंपेन में हमारे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं। खासकर मैं आपको बताऊं, एक हर तबके के लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो गुज्जर है, पहाड़ी है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। हर इंसान जो है वो जोशो खरोश से नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे आ रहा है। उमर अब्दुल्ला का साथ देना चाहता है, हमारी तंजीम का साथ देना चाहता है, मियाँ अल्ताफ़ साहब का साथ देना चाहता है। मैं आपको बताऊं कि आज जो लोग हैं वो साइलेंट वोट है, वो इंडिया अलायंस के साथ है, वो इंडिया अलायंस के साथ इसलिए है कि इन सब डिक्टेटरशिप का जो है वो जवाब देना चाहता है। मैं बताऊं आपको, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21A हो गया, जो इनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, आज हम इस सब चीज़ों का जो जवाब है वो इस जो है इलेक्शन में देंगे। चलिए, अब आखिरी 15 सेकंड में लोगों से हमारे जरिए आप अपील करें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें। मैं आपके अपना माध्यम से और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम की तरफ से मैं लोगों को यही अपील करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप वोट दें। यही तंजीम है जो इस जम्मू कश्मीर रियासत का हल कर सकती है, यही जो है वो युवाओं का हल कर सकती है। मैं यहाँ से अपील करूँगा कि वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर हॉस्पिटल, वोट फॉर कॉलेज, वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट। और मैं खासकर यही लोगों से करूँगा कि एक इन सब मुद्दों को छोड़ के, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हमारा ये फेस्टिवल इसकी तरह हम देखते हैं, ये जमहूरियत है, जब ये इलेक्शन आता है इसको फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। ये जो इलेक्शन होता है ये डेवलपमेंट की बात पे इलेक्शन होता है। काम को बताया जाता है कि हमने ये काम आपके लिए किए हैं तो आप हमें वोट दो, हमने ये चीज़ें आपके लिए, ये सहूलियत आपके लिए लाई हैं, ये चीज़ें दो, हमने ये नौकरियाँ हमने आपको दी हैं, हमें इसके बदले हमें वोट दो। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जो सियासत है वो गंदी तरफ जा रही है। ताकि हमें पहले तो हमें था कि हम खुद जो डरते थे
कि जब हमारी सरकारें थी हम डरते थे कि हम अगर लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, रोज़गार नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, नए रोडें नहीं देंगे, तो हम लोगों के बीच में क्या लेके जाएंगे, क्या कैसे वोट मांगेंगे। लेकिन आज जो सियासत है वो टोटली डिफरेंस हो गई है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस सियासत को जो है वो दोबारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाया जाए और इन सब चीज़ों पे लाया जाए। शफकत जी, आपसे एक आखिरी चीज़, फिर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। इलेक्शन पोस्टपोन करने का काफ़ी एक बवाल सा मचा हुआ है, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से चिट्ठियाँ भी लिखी गई हैं। यकीनन जो लीगल टर्मिनोलॉजी में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं या इस चीज़ को समझते हैं, तो अगर तो नोटिफिकेशन कैंसिल होता है तो फिर तो नए सिरे से पूरा अमल होगा और नए कैंडिडेट्स भी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर जो उम्मीद है कि अगर कुछ होता है तो वो वोटिंग डे सिर्फ पोस्टपोन होगा और उसमें कैंडिडेट सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। अगर किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तर्क पर वोटिंग डे को पोस्टपोन करता है, 7 मई की बजाय आगे किसी तारीख पे वोटिंग होती है इन्हीं कैंडिडेट्स के साथ, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिर उसमें मतलब दिक्कत किस चीज़ की आ रही है? अगर कैंडिडेट सेम रहते हैं, मतलब लॉजिक आप समझा दें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से महबूबा मुफ्ती मैडम की तरफ से भी इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी। आप थोड़ा समझा दें, क्योंकि आवाम को चीज़ें साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। दिक्कत किस चीज़ की है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे जो लोग हैं, यहाँ के पहाड़ी लोग, यहाँ के गुजर और बकरवाल लोग, जो गर्मियों में आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो है पहाड़ों में चले जाते हैं, उनकी अपनी ढोकें हैं, वहाँ चले जाते हैं। क्या उनका इंतज़ाम वहाँ करेंगे वोट डालने के लिए? ये भी तो क्लियर करें। तो उन लोगों को महरूम कर रहे हैं वोट डालने से, काफ़ी ज़्यादा तबके को वोट डालने से महरूम कर रहे हैं। और ये वोट किसको जाएगा ये भी आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सीधी सी बात है कि सिर्फ ये बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ मिली हुई जो ABC टीम्स हैं, ये सारी ये गाइड उन्होंने किया हुआ है इनको कि अगर ये वोट जो रजौरी पुंछ का ये जो पहाड़ी गुजर बकरवाल वोट है, अगर ये यहाँ से 50% भी चला जाएगा तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसको नुकसान होगा, और ये नुकसान करना चाहते हैं। हमें फिर भी उम्मीद है कि ये वोटर कभी नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी हमें अपने वोटर्स पे पूरा यकीन है। लेकिन साजिश तो है ना, ये साजिश सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। हमें इसी चीज़ का दुख है। अगर एक्सटेंड होने का मसला नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों में होगा, उसको जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी और उसमें ये चाहते हैं कि ये वोटर वहाँ चले जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो। देखिए, ये लॉजिकल पॉइंट आपका बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत इस चीज़ की है कि अगर इलेक्शन डेट पोस्टपोन होती है तो जो लोग नोमैडिक हैं, जो कि खाना बदोश तबका के लोग हैं, जिसमें कि गुज्जर, पहाड़ी और ख़ास करके बकरवाल लोग आते हैं, वो पलायन कर जाएंगे। तो फिर वो वोट कैसे डालेंगे? और ये बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि जब कालाकोट में 2 रोज़ कबल वोटिंग हुई और हम रजौरी से उस वोटिंग को कवर करने गए, रास्ते में हमें 7 जगहों पे बकरवाल लोग मिले, जिन्हें कि हम बकरवालों के डेरे कहते हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ सीजनल माइग्रेशन के लिए निकले थे। और उनसे हमने पूछा कि आप वोट क्यों नहीं डाल रहे, तो उनका ये कहना था कि मौसम गर्म होना शुरू हो गया और अगर हम इस गर्म मौसम में यहाँ रुकेंगे हमारी भेड़ बकरियाँ मरना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हम वोट डालने से ज़्यादा ज़रूरी अपनी भेड़ बकरियों की सेहत को देखते हैं, इसलिए हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है। और इसमें भी सच्चाई है कि अगर यहाँ की डेट पोस्टपोन होती है तो शायद ये जो नोमैडिक तबका है ये इतने लंबे वक्त तक यहाँ गर्म मौसम में रहना सही नहीं समझेगा और ये पलायन करना शुरू कर देंगे और एक बड़ी आबादी जो है वो वोटिंग के हक से महरूम होगी। और ये एक लॉजिकल चीज़ कि इलेक्शन पोस्टपोन हुए तो वोटर टर्नओवर कम होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक मकसद है, हाई वोटर टर्नओवर वो फेल ना हो जाए। बहरहाल ये सब बातें जो थी हमने आपके सामने रखी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से भी हमने कुछ तीखे सवाल किए, लेकिन यही रंग है हिंदुस्तान की जमहूरियत का कि यहाँ हर एक शख्स वोट डालता है, हर एक शख्स सवाल पूछता है, हर एक शख्स जवाब देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात किसी भी रंग व नस्ल का शख्स हो वो वोटिंग में, वो डेमोक्रेसी में हिस्सा लेता है। और डेमोक्रेसी में जितनी मर्जी तीखी नोक जोक हो, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेंगे सब लोग खुशी के साथ वोट डालते हैं। और हम भी इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो रजौरी अनंतनाग सीट पर और मजबूत होती जा रही है। शुक्रिया।